हेलो एवरीवन, दिस इज मोहम्मद सादिक फ्रॉम फैदम एकेडमी। आज हम लोग YDSC पे जो प्रॉब्लम्स कर रहे थे उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम जो हमने प्रॉब्लम्स की थी, अब उसकी नेक्स्ट उसमें आगे और प्रॉब्लम्स क्या है वो हम देखते हैं। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो हमें दिया हुआ है कि द मैक्सिमम इंटेंसिटी इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज I0। सो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जहाँ पर हो रहा है या मैक्सिमम इंटेंसिटी जो YDSC में है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि I0 है। एंड देन डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स इज 5 लैम्डा। सो S1 S2 के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 5 लैम्डा, ये दिया हुआ है। Where lambda is the wavelength of monochromatic light used in the experiment, what will be the intensity? अब ये important है, यहाँ हमें ध्यान से सुनना है। What will be the intensity of light in front of one of the slits on a screen at a distance capital D is equal to 10 small d? Capital D की जो value है that is 10 small d। सो क्वेश्चन में इस तरह से दिया हुआ है कि जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है वहाँ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी जो है वो I0 है और दोनों स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस 5 लैम्डा है, वेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। कैपिटल D स्क्रीन और स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस 10 स्मॉल d है। देन हमसे पूछ रहा है कि किसी एक स्लिट के सामने इंटेंसिटी क्या होगी। सो लेट अस से ये दो स्लिट्स हैं और ये हमारी स्क्रीन है, ये सेंट्रल मैक्सिमम होगा। S1 एंड S2 ये डिस्टेंस स्मॉल d है, ये कैपिटल D है। एंड इसमें से ये वाली जो स्लिट है इसके सामने इस पॉइंट पर P से ये पॉइंट है, इस P पॉइंट पर इंटेंसिटी क्या होगी ये हमें कैलकुलेट करना है। ओके, लेट अस फाइंड इंटेंसिटी एट P। सो इंटेंसिटी कैलकुलेट करने का हमारे पास यही फॉर्मूला है। अब YDSC स्टैंडर्ड YDSC दिया हुआ है, दोनों सोर्सेस से सेम इंटेंसिटी पास हो रही है, तो उस कंडीशन में जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास होता है दैट इज I max cos स्क्वायर phi नॉट अपॉन 2। वहाँ जहाँ पर ये क्या है, दोनों सोर्सेस से जो वेव आ रही है उनके बीच का फेज डिफरेंस है। तो इस फॉर्मूले से हम इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं किसी भी पॉइंट पर ना। ये चीज़ हमें अगर मालूम है तो इंटेंसिटी हम निकाल सकते हैं। अब इसको निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं डेल्टा फाई दैट इज फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा डेल्टा एक्स। तो अगर डायरेक्टली हमें इंटेंसिटी जो फेज डिफरेंस है S1 S2 का वो किसी पॉइंट पे नहीं पता चल रहा है तो पहले हम पाथ डिफरेंस पता करते हैं एंड देन वहाँ से फेज डिफरेंस निकालते हैं। फिर इस फॉर्मूले में फेज डिफरेंस की वैल्यू रख के हम इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम हमें दी हुई है इसमें भी हम पहले पाथ डिफरेंस क्या है वो हम कैलकुलेट करेंगे। सो P पॉइंट के लिए जो पाथ डिफरेंस है दैट इज S2P माइनस S1P। अब किसी भी पॉइंट पर हमें मालूम है, किसी भी पॉइंट पर जो पाथ डिफरेंस होता है से ये डिस्टेंस y है। सो किसी भी पॉइंट पर जो पाथ डिफरेंस होता है उसको हम d साइन थीटा ऐसे लिख सकते हैं। इसको हमने कैलकुलेट भी किया था। सो d साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, d साइन थीटा विल बी इक्वल टू d, ये हो गया। साइन थीटा क्या होगा, थीटा हम यहाँ से लेते हैं, रिमेंबर ये होता है हमारा थीटा एंड स्टैंडर्ड YDSC अगेन है तो ये डिस्टेंस ज़्यादा होती है स्मॉल d के कंपैरिजन में। सो ये जो स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन हम यहाँ यूज़ कर लेते हैं एंड देन साइन थीटा की जगह हम लिखेंगे y अपॉन कैपिटल D। दिस इज y अपॉन कैपिटल D। ये हो गया हमारा P पॉइंट पर जो पाथ डिफरेंस है वो दिया हुआ है। ओके, एंड यहाँ पर हमें y की वैल्यू मालूम है। ओके, वी नो द वैल्यू ऑफ y हियर स्मॉल d एंड y की वैल्यू क्या है, P पॉइंट S1 के सामने है, ठीक सामने है, तो ये जो डिस्टेंस होगी वो S1 S2 की हाफ होगी। ओके, सो दिस y इज एक्चुअली d बाई 2। ओके, सो y की जगह हम लिखेंगे d बाई 2 एंड देन कैपिटल D। सो ये हो गया d स्क्वायर अपॉन 2 कैपिटल D। ओके, सो दिस इज द पाथ डिफरेंस एट P। नाउ अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ रख सकते हैं, स्मॉल d और कैपिटल D की वैल्यू रख लें। स्मॉल
डी की जो वैल्यू है दैट इज 5 लैम्डा, स्क्वायर करेंगे सो ये हो जाएगा 25 लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10। कैपिटल डी जो है वो 10 स्मॉल डी के बराबर है, सो 10 एंड स्मॉल डी 5 लैम्डा दिया हुआ है, सो 5 लैम्डा यहाँ रखें। तो ये जो वैल्यू आ रही है दिस इज एक लैम्डा ये कैंसिल हो गया एंड 5 5s are 25 and 5 2s are 10, so finally this is lambda by 4. Okay, so the path difference at in front of S1 के सामने किसी पॉइंट पर दोनों सोर्सेस से जो लाइट आ रही है उनके बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 4 है ना। अब ये आसान हो गया। फेज डिफरेंस क्या होगा, डेल्टा फाई दैट विल बी 2 पाई अपॉन लैम्डा डेल्टा एक्स, एंड डेल्टा एक्स की वैल्यू यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया है लैम्डा बाई 4, सो दिस इज एक्चुअली पाई बाई 2। एंड देन जो इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, आई मैक्स कॉस स्क्वायर 5 अपॉन 2, सो इसका हाफ करेंगे, सो ये हो गया पाई बाई 4 एंड कॉस पाई बाई 4 इज 1 अपॉन रूट 2, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये हाफ हो जाएगा, सो दिस इज आई मैक्स अपॉन 2, और आई मैक्स की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है आई नॉट, सो दिस इज आई नॉट अपॉन 2। ये हो गया हमारा आंसर। ओके, सो इस तरह से जो YDAC के पैरामीटर्स हैं वो हमें दे रखे हैं, स्मॉल डी 5 लैम्डा, कैपिटल डी इसकी वैल्यू, एंड किसी एक स्लिट के सामने जो पॉइंट है वहाँ पर इंटेंसिटी क्या होगी ये हमसे पूछ रहा था। सो इंटेंसिटी हमने कैलकुलेट कर लिया। दूसरी एक चीज़ और दे सकती है, सेम पैरामीटर्स दिए हुए हैं, हमसे ये पूछ सकता है कि S1 के सामने पाथ डिफरेंस दोनों वेव्स के बीच में कितना होगा, ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज आई नॉट बाई 2। अब ये जो पॉइंट है ये मैक्सिमा और मिनिमा के बीच में है। अगर मिनिमा होगा तो वो 0 होगा, स्टैंडर्ड YDAC है, और मैक्सिमम आई नॉट है और ये मैक्सिमम का हाफ है, सो ये जो पॉइंट है वो इन बिटवीन ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज है। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा ये है बहुत छोटा सा क्वेश्चन है बट इट कैन बी वेरी ट्रिकी। अगर इसको हम ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो ये जो है ये ऐसा है कि इसमें हम मिस्टेक कर सकते हैं। अगर हमने जल्दीबाजी की इसको सॉल्व करने के लिए देन यू आर श्योर टू मेक अ मिस्टेक। सो क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, द मैक्सिमम इंटेंसिटी इन द केस ऑफ एन आइडेंटिकल इनकोहेरेंट waves, each of intensity 2 watt per meter square. Okay, so इनकोहेरेंट सोर्सेज दिया हुआ है और हर सोर्स की इंटेंसिटी जो है दैट इज 2 watt per meter square ऐसी है, और सोर्सेज यहाँ पर क्या है उसके लिए नंबर दिया हुआ है n इन आइडेंटिकल इनकोहेरेंट सोर्सेज है। ओके, देन हमसे पूछ रहा है अच्छा इसमें दिया हुआ है कि द मैक्सिमम इंटेंसिटी इन द केस ऑफ एन आइडेंटिकल इनकोहेरेंट वेव्स ईच ऑफ इंटेंसिटी 2 watt per meter square इज 32 watt per meter square। सो इन सब के इंटरफेरेंस की वजह से, सुपरपोजिशन की वजह से जो मैक्सिमम इंटेंसिटी हमें मिल रही है वो 32 watt per meter square है। ओके, देन हमसे पूछ रहा है कि कितने सोर्सेज हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ सोर्सेज आर देयर, इनकोहेरेंट सोर्सेज। अब यहाँ पे हमें ये ध्यान देना है कि सोर्सेज इनकोहेरेंट हैं, और जब सोर्सेज इनकोहेरेंट होते हैं तो वहाँ पर जो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो मैक्सिमम मिनिमम के फॉर्म में नहीं होता है, बल्कि इंटेंसिटी जो होती है वो सिंपली ऐड होती चली जाती है। ओके, ये बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वही कोहेरेंट सोर्सेज होंगे तब वहाँ पर रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है इंटेंसिटी का, और मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी की जो वैल्यूज़ होती हैं वो अलग अलग होती हैं। बट यहाँ पर इनकोहेरेंट के केस में वो यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन होता है एंड इंटेंसिटीज हर पॉइंट पर सिंपली ऐड हो जाती हैं। सो अगर हमारे पास n सोर्सेज हैं और सब आइडेंटिकल हैं तो जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, अब इसको मैक्सिमम कहने से अच्छा है रिजल्टेंट इंटेंसिटी, बिकॉज हर जगह इंटेंसिटी सेम है, मिनिमम नहीं है कहीं पर। सो आई मैक्स बोलें या आई रिजल्टेंट बोलें एक ही बात है। सो ये जो होगी वो सारे सोर्सेज ऐड हो जाएंगे। अगर n सोर्सेज को हम ऐड करेंगे, सबकी इंटेंसिटी 2 है, तो ये हो जाएगा n इंटू 2, और इसकी वैल्यू हमें दे रखा है 32। सो n की वैल्यू यहाँ से आ गई 16। दैट मीन्स देयर आर 16 इनकोहेरेंट सोर्सेज। ओके, बट अगर यही क्वेश्चन हमें कोहेरेंट सोर्सेज के साथ दिया होगा तो हमें मालूम है कि जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है वो n स्क्वायर, कैपिटल N यूज़ कर लें, स्मॉल n हम फ्रिंजेस के ऑर्डर के लिए यूज़ करते हैं,
सो दिस इज n स्क्वायर आई नॉट। ये हमने डिस्कस भी किया था आपके साथ कि अगर हर कोहेरेंट सोर्स की इंटेंसिटी आई नॉट है और n कोहेरेंट सोर्सेज हम यूज कर रहे हैं तो उसमें ऑफ कोर्स अब वो इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा, मैक्सिमम मिनिमम रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा इंटेंसिटीज का, और जहां पर मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी वो n स्क्वायर आई होगी। सो अगर यही सेम क्वेश्चन हमें कोहेरेंट सोर्सेज के साथ करना हो, मैक्सिमम इंटेंसिटी हमें दे रखा है 32 एंड n स्क्वायर एंड जो इंडिविजुअल सोर्सेज की इंटेंसिटी है वो 2 दे रखा है। सो यहाँ पर n स्क्वायर आएगा 32 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 16 एंड दैट मीन्स n इज इक्वल टू 4। सो अगर ये कोहेरेंट सोर्सेज होते तो चार सोर्सेज के साथ, चार सोर्सेज के इंटरफेरेंस के बाद जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी वो 32 होगी। लेकिन अगर भाई इनकोहेरेंट सोर्सेज होंगे तब वहाँ पर 16 सोर्सेज एक साथ कंबाइन होंगे, देन टोटल इंटेंसिटी 32 वाट पर मीटर स्क्वायर हो गए। ओके, सो ये इसमें जो इनकोहेरेंट और कोहेरेंट का डिस्टिंक्शन है वो आपको बहुत ध्यान से देखना होगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, कंपेयर द इंटेंसिटीज ऑफ 2 पॉइंट्स लोकेटेड एट रिस्पेक्टिव डिस्टेंसेस बीटा बाई 4 एंड बीटा बाई 3। सो YDSE पैटर्न में 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। पहला जो पॉइंट है उसकी लोकेशन, ओके, लोकेशन फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमम वो दिया हुआ है बीटा बाई 4, और दूसरा जो पॉइंट है उसकी लोकेशन दिया हुआ है बीटा बाई 3, जहाँ बीटा क्या है, फ्रिंज विड्थ। ओके, सो ये 2 पॉइंट्स हैं YDSE की स्क्रीन पर, और इन पॉइंट्स पर इंटेंसिटीज क्या है वो हमें कंपेयर करना है। सो सपोज यहाँ पर इंटेंसिटी है I1 और यहाँ पर इंटेंसिटी है I2। सो इसका रेशियो क्या होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। ओके, ओके, दैट्स इट। सो ये हमें दिया हुआ है। ओके, अब हम कैसे इंटेंसिटीज कंपेयर करेंगे? सो उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पर इस पॉइंट पर जो इंटरफेयरिंग वेव्स हैं उनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना है ये हम निकाल लें, एंड देन फिर वहाँ से इंटेंसिटी क्या होगी रिजल्टेंट वो हम निकाल सकते हैं। अब स्टैंडर्ड YDSE है, सो S1 S2 से सेम इंटेंसिटीज आ रही हैं, और स्क्रीन पर ये I1 किसी पॉइंट पर है और I2 है, ये दूसरा पॉइंट जो है इस पर I2 इंटेंसिटी और इस पर I1 है। ओके, सो हम पहले कैलकुलेट करेंगे पाथ डिफरेंस एंड देन फेज डिफरेंस, और फिर वहाँ से इंटेंसिटी निकालेंगे एंड देन हम कंपेयर कर लेंगे दोनों इंटेंसिटीज को। ओके, सो पाथ डिफरेंस किसी भी पॉइंट पर क्या होता है, d साइन थीटा। ओके, एंड साइन थीटा को हम लिख सकते हैं जो डिस्टेंस है उसकी सेंट्रल ब्राइट से y अपॉन कैपिटल D। ओके, इस तरह से लिख सकते हैं, तो d अपॉन कैपिटल D, एंड इसके लिए हम यूज़ करें इस पॉइंट पर y1 की वैल्यू दे रखी है बीटा बाई 4। अच्छा, बीटा की वैल्यू क्या होती है, दैट इज लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, ये होती है। सो कैपिटल D और स्मॉल d ये कैंसिल हो गया, देन द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाई 4। ओके, अब इस तरह के क्वेश्चन हम कई बार कर चुके हैं। पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 4 है, सो जो फेज डिफरेंस होगा दैट इज पाई बाई 2। ओके, ये फेज डिफरेंस है, एंड देन उस पॉइंट पर जो इंटेंसिटी होगी लेट्स कॉल इट I1 जो होगी वो क्या होगी, I max cos स्क्वायर 5/2, और 5 हमने निकाला यहाँ पे π/2, सो ये हो जाएगा π/4। दिस इज π/4 विच इज 1/√2, स्क्वायर करेंगे हाफ हो जाएगा, सो दिस इज I max अपॉन 2। ओके, सो जहाँ पर ये पोजीशन है y1 बीटा बाई 4 लोकेशन जो है वहाँ पर इंटेंसिटी I max अपॉन 2 है, हाफ है। ओके, इसी तरह से जो दूसरी पोजीशन है यहाँ पर इंटेंसिटी क्या होगी I2, वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अगेन फिर उसी तरह से करेंगे, डेल्टा x विल बी d साइन थीटा। ओके, एंड साइन थीटा को हम लिख सकते हैं y अपॉन कैपिटल D, एंड y की जो वैल्यू है क्वेश्चन में वो दे रखा है 1/3 बीटा, सो 1/3 बीटा की वैल्यू लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, एंड सो दिस इज लैम्डा बाई 3। ओके, पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 3 अगर है, सो फेज डिफरेंस जो होगा डेल्टा फाई दैट इज 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू लैम्डा बाई 3, यह आ गया 2 पाई बाई 3। ओके, एंड देन जो हमारा इंटेंसिटी का फॉर्मूला है I2 इज I max cos स्क्वायर 5 अपॉन 2। ओके, इसको हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा π/3, एंड cos π/3 इज हाफ, स्क्वायर करेंगे सो 1/4, सो दिस इज I max अपॉन 4। ओके, सो I2 की जो वैल्यू आई है
that is I max upon 4 and I1 is I max upon 2। और यहाँ पर हमें रेशियो चाहिए, ये हाफ है, ये 1/4 है, सो यू कैन सी ये चीज़ जो है वो इसकी डबल है, या फिर हम उसको डिवाइड कर दें, सो I1 अपॉन I2 जो आएगा दैट इज़ 2:1। ये हमारा आंसर हुआ। ओके, सो हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि जो पोजीशंस दे रखी हैं वो फ्रिंजेस की विड्थ के टर्म में दे रखी है, बीटा के टर्म में दे रखी है, एंड देन हमें पोजीशन दे रखी है। सो उसको यूज़ करके हमने ये पता किया कि वहाँ पर पाथ डिफरेंस कितना है, देन फिर हमने फेज डिफरेंस निकाला और वहाँ से इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट intensity at a point is 1/4 of the maximum intensity। okay, so YDSC में कोई पॉइंट है, वहाँ पर इंटेंसिटी से I जो है ये I max upon 4 है, ऐसा दे रखा है। okay, so in Young's double slit experiment intensity at a point is 1/4 of the maximum intensity, then find the angular position of this point। okay, so इस पॉइंट की जो एंगुलर पोजीशन है वो क्या है ये हमें पता करना है। ठीक, ओके, सो यू नीड टू फाइंड द एंगुलर पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट। से कोई पी पॉइंट है स्क्रीन पर जहां पर इंटेंसिटी क्या है आई मैक्स अपॉन 4 ऐसा दे रखा है। ओके, ओके, हम एंगुलर पोजीशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? हमारे पास ये फॉर्मूला है कि डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी साइन थीटा, ये होता है। अब यहाँ पर ये जो थीटा है यही एंगुलर पोजीशन होती है। ओके, सो और जो डेल्टा एक्स है दैट इज पाथ डिफरेंस। तो अगर हमारे पास पाथ डिफरेंस है तो हम लिख सकते हैं जो एंगुलर पोजीशन है थीटा। ओके, ना इंटेंसिटी हमें दे रखी है तो उससे हम पहले कैलकुलेट करेंगे कि जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, एंड देन हम पता करेंगे कि जो पाथ डिफरेंस है वो कितना, एंड देन वहाँ से एंगुलर पोजीशन जो होगी वो हमें मिल जाएगी। सो जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला है उसको हम यूज़ करेंगे। दिस इंटेंसिटी I इज़ I मैक्स अपॉन 4, और ये क्या होता है रिजल्टेंट इंटेंसिटी I मैक्स कॉस स्क्वायर फाई नॉट अपॉन 2 ये होता है। ठीक ना, ये हमने दोनों तरफ से कैंसिल कर दिया और दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, सो ये हो जाएगा हाफ एंड कॉस 5/2। ओके, दैट मीन्स कि जो 5/2 है उसकी वैल्यू है π/3। ओके, दैट मीन्स द फाई नॉट इज 2π/3। ये फेज डिफरेंस है उस पॉइंट पर जहाँ पर इंटेंसिटी इतनी है। ओके, एंड देन फेज डिफरेंस अगर हमें मालूम है, so you can calculate the path difference, that is phi is equal to 2 pi upon lambda into delta x। so यहाँ से delta x क्या होगा lambda upon 2 pi into delta phi, ये हो जाएगा। so lambda upon 2 pi and delta phi की वैल्यू हमने निकाली है 2 pi upon 3, so this is finally lambda by 3। okay, so जो path difference है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर वो लैम्डा बाई 3 है। ओके, ना पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा बाई 3 है ये हमें पता चल गया, सो इस फॉर्मूले को यूज़ करके जो एंगुलर पोजीशन है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो डेल्टा एक्स हमने कैलकुलेट किया है लैम्डा बाई 3 दैट इज इक्वल टू डी साइन थीटा। अब यहाँ पर हमें ध्यान देना है, इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं। एक तो यहीं से डायरेक्टली हम कैलकुलेट कर लें, साइन थीटा जो होगा दैट इज लैम्डा अपॉन 3d, देन थीटा कैसे लिखा जाएगा विच इज एक्चुअली द एंगुलर पोजीशन, इट कैन बी रिटन एज साइन इनवर्स लैम्डा बाई 3d, इस तरह से लिख सकते हैं। या फिर हमें मालूम है कि ये एंगल्स जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं, सो साइन थीटा को थीटा के बराबर भी लिखा जा सकता है। सो यहीं से डायरेक्टली अगर हम थीटा लिखने की कोशिश करें, सो दैट विल बी लैम्डा बाई 3d। ओके, अब ये हमारे ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा कि ऑप्शंस किस तरह के दिए हुए हैं। अगर ये ऑप्शन दिया हुआ है तो वही सही है, और अगर ये ऑप्शन दिया हुआ है तो ये सही है। दोनों ही सही हैं बिकॉज दोनों ही जो रिजल्ट्स हैं दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। ओके, सो दिस इज द आंसर। इस क्वेश्चन में जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, इंटेंसिटी हमने कैलकुलेट किया है I इज इक्वल टू I मैक्स कॉस स्क्वायर फाई नॉट अपॉन 2, एंड ये जो इंटेंसिटी है ये मैक्सिमम इंटेंसिटी की 1/4 टाइम्स है, इस तरह से दिया हुआ है।
सो यहाँ से हमने cos phi नॉट अपॉन 2 इसकी जो वैल्यू कैलकुलेट की है ये 1/2 है। ओके, अब 1/2 cos की वैल्यू है तो इसका सिंगल आंसर नहीं होगा। जैसे यहाँ से एक चीज़ हम ये लिखेंगे phi नॉट अपॉन 2 दैट विल बी इक्वल टू π/3 एंड प्लस हाफ जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर कोई एक एंगल होगा। ओके, सो आफ्टर एवरी 2 पाई ऐड करते चलेंगे, सो हमें ये एंगल्स मिलते चले जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट एंड देन फर्स्ट फोर्थ में इस तरह से कई सारे एंगल्स मिलेंगे। तो इसका एक से ज़्यादा सोल्यूशन है। ओके, जो फाई नॉट यहाँ पर वैल्यू आ रही है ये 2π/3 है एंड देन इसके आगे भी कोऑर्डिनेट्स होंगे, बिकॉज अभी हमने डिस्कस किया हाफ जो होगा वो फर्स्ट में होगा और फिर फोर्थ में होगा, फिर उसके बाद फर्स्ट, फोर्थ एंड सो ऑन, इस तरह से चलता जाएगा। सो ये एक्चुअली क्वेश्चन में ये हमें डिस्कस करना चाहिए था कि जो एंगुलर पोजीशन पूछ रहे हैं वो उस पॉइंट की है जो क्लोजेस्ट है, पहली बार जहाँ पर इंटेंसिटी I max अपॉन 4 हो रही है। ओके, उसके अलावा और भी पॉइंट्स होंगे उस इंटरफेरेंस पैटर्न पर जहाँ पर इंटेंसिटी I/4 होगी। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट और दिस इज द क्लोजेस्ट पॉइंट टू द सेंट्रल मैक्सिमम वेयर द इंटेंसिटी इज 1/4 ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी, देन उसकी एंगुलर पोजीशन कैलकुलेट करना है। अदरवाइज इस तरह के बहुत सारे पॉइंट्स होंगे एंड देन देयर विल बी नंबर ऑफ एंगुलर पोजीशंस ऑफ दोज पॉइंट्स। ओके, सो ये इसमें एक एडिशनल पॉइंट था, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अब ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट apparatus शोन इन फिगर। ओके, सो ये एक YDAC का apparatus है, इसमें एक ये एडिशनल चीज़ है, अभी हम इसको बता रहे क्या है। शोन इन फिगर द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी ऑन द स्क्रीन इज 9। इस स्क्रीन पर जो इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा है उसमें जहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी है उसका रेशियो दिया हुआ है कि 9 है। ओके, सो इस स्क्रीन पर ये ध्यान रखना है हमें, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज इज 9। ओके, ऐसा दिया हुआ है। देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इज लैम्डा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। ओके, अब ये क्या चीज़ है इसको हमें ये ध्यान से देखना है। तो ये एक स्टैंडर्ड YDAC है, ये S1 है और ये S2 है और इन दोनों से सेम इंटेंसिटी पास हो रही है। कि स्टैंडर्ड YDAC है। हमने क्या किया है कि ये जो स्लिट्स के प्लेन है उसके सामने एक और बोर्ड रख दिया है, एक और प्लेन रख दिया है और उसमें फिर हमने 2 होल्स किए हैं। एक होल जो है वो S1 S2 का जो मिड पॉइंट है उसके सामने है और दूसरा होल जो है वो इससे वाई डिस्टेंस ऊपर है। सो इस स्क्रीन पर जो इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल इन दोनों होल्स से जो वेव्स आ रही हैं वो है। ओके, अब चूंकि इन होल्स की पोजीशन इन दोनों के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक नहीं है, कि ये जो होल है ये तो दोनों से सेम डिस्टेंस पर है, तो इस होल से एक इंटेंसिटी पास होगी, लेकिन ये वाला होल जो है वो दोनों से अलग अलग डिस्टेंस पर है तो इससे अलग इंटेंसिटी पास होगी। ओके, सो ये जो एडिशनल हमने प्लेन लिया है, जो एडिशनल 2 होल्स लिए हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि अब ये 2 कोहेरेंट सोर्सेज हैं लेकिन दोनों की इंटेंसिटीज डिफरेंट हो जा रही हैं। ओके, सो से इसकी जो इंटेंसिटी है यहाँ से ये I1 है और इसकी इंटेंसिटी I2 है। यहाँ से इंटेंसिटी सेम पास हो रही है, यहाँ पर कोई मेन सोर्स है उससे लाइट बीम आ रही है एंड देन इक्वली डिवाइड हो रही है I0 में, लेकिन ये एडिशनल जो हमने बीच में लगा रखा है प्लेन उसकी वजह से इंटेंसिटीज़ अलग अलग फिर पास हो रही हैं और वही आगे जाकर स्क्रीन पर इंटरफेयर कर रही हैं। ठीक, ओके, सो इस स्क्रीन पर इंटरफेरेंस इन दोनों इंटेंसिटीज़ की वजह से हो रहा है। देन इंटेंसिटीज़ जब डिफरेंट होती हैं सो मैक्सिमम इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती है वो हमें मालूम है। मैक्सिमम इंटेंसिटी इज √I1 प्लस √I2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसी तरह से मिनिमम इंटेंसिटी क्या होती है √I1। अब एक काम कर लेते हैं, इसको I1 ले लेते हैं हम और इसको I2 लेंगे बिकॉज I1 इंटेंसिटी जो होगी ये दोनों सिमेट्रिक हैं, सो दोनों से इक्वली लाइट पास होगी। सो यहाँ पर इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, यहाँ पर इंटेंसिटी कम होगी, सो हम ये I1 माइनस I2 लिख रहे हैं इसलिए उसको I1 ले लिया एंड माइनस √I2 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 9। ओके, अब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले सकते हैं। सो दिस इज √I1 प्लस √I2 डिवाइडेड बाय √I1
माइनस अंडर रूट आई टू इज इक्वल टू 3। अब इसको हम सॉल्व करके यहाँ पर I1 I2 के बीच में रिलेशन क्या है वो भी हम देख सकते हैं। सो यू कैन सी ओके, सो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। सो ये हो गया अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स अंडर रूट I1 माइनस 3 टाइम्स अंडर रूट I2। ओके, नाउ इसको हम इस तरफ ले जाएं और इसको इस तरफ लेकर आए तो ये हो गया 4 टाइम्स अंडर रूट I2 इज इक्वल टू, ये उधर चला गया, सो ये हो गया 2 टाइम्स अंडर रूट I1। ओके, नाउ इसको हम कैंसिल कर दें, सो ये हो गया 2। दैट मीन्स अंडर रूट I1 अपॉन अंडर रूट I2 जो है, अंडर रूट I1 अपॉन अंडर रूट I2 उसकी वैल्यू है 2। सो दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, सो I1 अपॉन I2 की जो वैल्यू है दैट इज 4। ओके, सो यहाँ से जो एडिशनल स्क्रीन हमने लगा रखा है प्लेन, उसमें से जो इंटेंसिटीज पास हो रही हैं उनका रेशियो 4 है, जो डिफरेंट इंटेंसिटीज हैं। अच्छा, अब इसमें से हम यहाँ पर वैल्यू जो I1 I2 की वैल्यूज़ हैं उसका एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वाला जो होल है ये एक तरह से इन दोनों स्क्रीन के लिए सेंट्रल ब्राइट की पोजीशन है, एंड सेंट्रल ब्राइट है, सो वहाँ पर इंटेंसिटी क्या होगी, अगर ये दोनों इंटेंसिटीज I0 है तो यहाँ पर इंटेंसिटी जो होगी दैट विल बी 4I0। तो इसको हम लिख सकते हैं 4I0। सो I1 जो है वो 4I0 है, देन I2 क्या होगा, अब I2 जो है वो I1 अपॉन 4 है। I1 अगर 4I0 है, सो I2 की वैल्यू हो गई I0। ओके, सो इस तरह से जो एडिशनल प्लेन है, एडिशनल होल्स हैं, उनसे इंटेंसिटीज कितनी कितनी पास हो रही है। यहाँ से अगर ये दोनों I0 है तो यहाँ से 4I0 और यहाँ से I0 इंटेंसिटी पास हो रही है। ओके, अच्छा, अब हमें ये पोजीशन कैलकुलेट करना है कि ये वाला होल यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर है, ये हमें कैलकुलेट करना है। और स्लिट्स का प्लेन और ये जो एडिशनल प्लेन है, इन दोनों के बीच में कैपिटल D ये डिस्टेंस है। ओके, सो अब हम यहाँ पर जो हमारी जो अप्रोच है वो हम यूज़ करेंगे, जो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं एंगुलर पोजीशन वाला। एंगुलर पोजीशन क्या होती है, साइन थीटा क्या होता है, या फिर जो पाथ डिफरेंस होता है दैट इज़ D साइन थीटा, एंड साइन थीटा की जो वैल्यू होती है स्टैंडर्ड YDSE के लिए दैट इज़ Y अपॉन कैपिटल D, ये होती है। एंड देन यहाँ से हम Y कैलकुलेट कर सकते हैं। सो हमारा काम क्या रह गया है, इस डेल्टा x को कैलकुलेट करना। तो इस पॉइंट पर दोनों सोर्सेस से जो वेव्स आ रही हैं उनके बीच में कितना पाथ डिफरेंस है, ये हमें कैलकुलेट करना है। ओके, एंड देन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। ठीक, सो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें मालूम है कि I2 पर जो इंटेंसिटी है वो I0 है। सो वहाँ से हम फेज डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड देन फेज डिफरेंस से हम फिर डेल्टा x निकाल सकते हैं। सो इंटेंसिटी का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे दैट इज़ I max cos स्क्वायर phi अपॉन 2, ये हो जाएगा। और जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है इस पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं, लेट अस से दिस इज P पॉइंट, जहाँ पर होल है, ये P पॉइंट है। सो वहाँ पर जो इंटेंसिटी है वो I max अपॉन 4 है, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी है I1, okay? वो सेंट्रल ब्राइट की पोजीशन है। तो I2 जो हमारी है, दिस इज इनफैक्ट I2, सो जो I2 है वो I max अपॉन 4 है। ओके, सो इसकी जगह हम लिख सकते हैं I max अपॉन 4 इज इक्वल टू I max cos स्क्वायर phi बाई 2। ओके, सो दोस्तों हम सॉल्व करें, सो cos phi बाई 2 की जो वैल्यू आएगी वो हाफ आएगी, दैट मीन्स phi बाई 2 is pi by 3 और phi is equal to 2 pi by 3। ये हमने फेज डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया। नाउ यू कैन कैलकुलेट डेल्टा x। सो डेल्टा phi और phi is equal to 2 pi अपॉन लैम्डा डेल्टा x। ओके, एंड इसकी जगह हम रखेंगे 2 pi by 3, ये हमने कैलकुलेट किया, दैट इज़ 2 pi अपॉन लैम्डा डेल्टा x। एंड डेल्टा x की जो वैल्यू आई है, इस तरह का
ये वाली वैल्यूज़ हमारे प्रीवियस क्वेश्चन में भी थी। सो जब आप क्वेश्चंस करते हैं तो ये फ़ायदा होता है कि एक ही टाइप की वैल्यूज़ कई सारे क्वेश्चंस में आती हैं, देन यू नो कि रिज़ल्ट क्या आने वाला है। सो आई होप कि यहाँ आपको पहले से ही मालूम चल गया रहा होगा कि रिज़ल्ट क्या आने वाला है, ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके थे। ओके, सो द पाथ डिफरेंस एट द पॉइंट P इज़ λ/3, देन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। सो डेल्टा x की जो वैल्यू निकाली है हमने वो λ/3 है, एंड दैट इज इक्वल टू d into y upon capital D. So y is equal to lambda capital D upon 3D. Okay? ये हो जाएगी वैल्यू। So this was a very good question, and इसमें जो है वो हमें ये समझना था कि ये जो एडिशनल होल्स किए गए हैं उनसे अलग अलग इंटेंसिटीज़ पास होंगी, और जो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी की बात कर रहा है वो इस स्क्रीन पे कर रहा है। तो अलग अलग के केस में फिर जो मैक्सिमम मिनिमम होती है वो 4I0 और 0 नहीं होती है, बल्कि इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। सो यू शुड रिमेंबर दिस वाज अ गुड क्वेश्चन। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज figure here shows PQ as two equally intense coherent sources. So P और Q दो coherent sources हैं with equal intensities, emitting radiations of wavelength 20 meter. So wavelength 20 meter है। Okay? अब ये एक 20 मीटर कोई भी वेव हो सकती है, लॉन्ग रेडियो वेव्स जो होती हैं उनकी वेवलेंथ इतनी होती है। So they are emitting radiations of wavelength 20 meter. The separation PQ is 5 meter. So P और Q की separation जो है ये 5 मीटर दे रखा है, इसी को हम स्मॉल d लेते हैं दोनों स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस। दिस इज 5 मीटर, एंड फेज ऑफ P इज अहेड ऑफ फेज ऑफ Q बाय 90 डिग्री। सो यहाँ पर जो सोर्स है इंटेंसिटी सेम है, दोनों कोहेरेंट है, लेकिन इसका जो फेज है वो इससे 90 डिग्री ज़्यादा है, π/2 ज़्यादा है। ओके, सो इनिशियली t इज इक्वल टू 0 पर P पर जो वेव है उसका फेज एंगल Q से π/2 ज़्यादा है। ओके, ये दिया हुआ है। A, B and C are three distant points of observation equidistant from the midpoint of PQ. Okay? So जिस प्लेन में ये PQ रखे हुए हैं उसी प्लेन में A, B, C इस तरह के 3 पॉइंट्स हैं, और उनकी जो डिस्टेंस है वो तीनों P और Q का जो सेंटर है, सो इन तीनों पॉइंट्स की डिस्टेंस PQ के सेंटर से सेम है, और ये जो पॉइंट्स हैं इनकी डिस्टेंस इस डिस्टेंस से, दोनों स्लिट्स की जो डिस्टेंस है उससे ज़्यादा है। ओके, दे आर फार अवे A, B एंड C. The intensity of radiations at A, B and C bear the ratio. Okay, so यहाँ पर जो इंटेंसिटी होगी, यहाँ पर जो होगी और यहाँ पर जो होगी, उनके बीच में उनका रेशियो क्या होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। ओके, सो फिर से इसको हम समझ लेते हैं, हमें क्या दिया हुआ है, दो कोहेरेंट सोर्सेज दिए हुए हैं, इंटेंसिटी सेम है, बट t इज इक्वल टू 0 पर जो इनिशियल फेज डिफरेंस है इसका इससे π/2 या 90 डिग्री ज़्यादा है। ओके, एंड A, B और C उसी प्लेन में डिस्टेंट पॉइंट्स हैं जिनकी डिस्टेंस PQ के सेंटर से सेम है। देन इन तीनों पॉइंट्स पर जो रेशियोज हैं उसको जो इंटेंसिटीज़ हैं उसका हमें रेशियो निकालना है, दैट मीन्स हमें कंपेयर करना है। ओके, नाउ PQ की वैल्यू दे रखी है 5 मीटर। सो A पॉइंट्स हम स्टार्ट करते हैं। सो एट A पर दोनों सोर्सेस से वेव आकर इंटरफेयर कर रही हैं, सो वहाँ पर इंटेंसिटी क्या होगी ये हमें कैलकुलेट करना। अब इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए फेज डिफरेंस कितना है ये पता होना चाहिए। ओके, सो फेज डिफरेंस कैसे, अगर हमें डायरेक्टली पता चल रहा तो ठीक है, अदरवाइज हम पाथ डिफरेंस जो होता है उससे कैलकुलेट करते हैं। सो यहाँ पर A पॉइंट पर जो पाथ डिफरेंस है वो हमें दिख रहा है कि कितना है। पाथ डिफरेंस, एक वेव P से A तक जा रही है और दूसरी Q से A तक जा रही है, सो दिस इज द पाथ डिफरेंस। ओके, so delta x is PQ which is 5 meter. Okay, और यहाँ पर जो पाथ डिफरेंस है 5 वो हमें पता है लैम्डा के टर्म में कितना है। यू कैन सी लैम्डा की जो वैल्यू है वो 20 है और ये है 5, दैट मीन्स कि वो लैम्डा का 1/4 टाइम्स है।
सो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, लैम्डा बाई 4 द पाथ डिफरेंस एट ए। पाथ डिफरेंस पता चल गया तो इंटेंसिटी क्या होगी, सॉरी जो फेज डिफरेंस होगा वो क्या होगा वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सो इतने पाथ डिफरेंस की वजह से कितना एडिशनल फेज डिफरेंस क्रिएट हुआ, दैट इज 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू लैम्डा बाई 4, दिस इज पाई बाई 2। सो इतने पाथ डिफरेंस की वजह से इतना एडिशनल फेज डिफरेंस क्रिएट हुआ है। ऑलरेडी जो पी का फेज था वो पाई बाई 2 ज़्यादा था और इतना और क्रिएट हुआ। अब इसका देखना, अब ये समझना है कि ये पाथ फेज डिफरेंस जो है इसको हम कैसे अकोमोडेट करेंगे। Q से वेव A पर पहले पहुंचेगी, ओके। सो जब वो पहले पहुंच रही है तो वो अहेड हो जाएगी, और कितना एंगल अहेड होगी यही हमने कैलकुलेट किया है यहाँ पर, ओके। इनिशियली ये पाई बाई 2 अहेड है, लेकिन इस पाथ डिफरेंस की वजह से Q पाई बाई 2 अहेड हो जा रहा है। दैट मीन्स कि इस पॉइंट पे पहुंच के दोनों वेव्स सेम फेज में आ जा रही हैं। ये जितना एंगल पहले आगे था उसने बाद में इस वेव ने उसको कवर कर लिया, ओके। उतना एंगल वो आगे हो गई, सो दोनों का फेज एंगल क्या हो गया, बराबर हो गया। सो ए पॉइंट पर जो फेज डिफरेंस है, टोटल फेज डिफरेंस एट ए से लेट इज फाई नॉट, इसको लिख लेते हैं, ये जो है ये 0 हो गया, ओके। बिकॉज पाई बाई 2 पाथ डिफरेंस की वजह से क्रिएट हुआ और पाई बाई 2 पहले से था तो क्यू ने इसको मेकअप कर लिया, ओके। सो अगर फेज डिफरेंस 0 है तो ये हमें मालूम है कि यहाँ पर क्या हो रहा होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा। सो दोनों इक्वली इंटेंस हैं, इंटेंसिटीज दोनों से सेम एमिट हो रही है, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी ए पर, सो इंटेंसिटी एट ए इज 4I0 बिकॉज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन बन रही है, ठीक। ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब बात करते हैं बी पर। सो बी पॉइंट पर, ओके, बी जो है वो पी और क्यू के सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर है। सो इसकी पोजीशन दोनों से सिमेट्रिक है, मतलब बी पी से बी तक और क्यू से बी तक पाथ सेम है, कोई एडिशनल पाथ डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा है। सो अगर कोई एडिशनल पाथ डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा है या पाथ डिफरेंस 0 है, सो कोई एडिशनल फेज डिफरेंस नहीं क्रिएट होगा। सो इनिशियली जो फेज डिफरेंस था वही फेज डिफरेंस यहाँ पर भी मेंटेन रहेगा। सो बी पॉइंट पर जो फेज डिफरेंस है वो पाई बाई 2 है। सो इंटेंसिटी क्या होगी, इंटेंसिटी होगी I max cos स्क्वायर फाई नॉट अपॉन 2, ओके। और फाई नॉट की वैल्यू है पाई बाई 2, सो ये हो जाएगा पाई बाई 4 एंड कॉस पाई बाई 4 इज 1 अपॉन रूट 2, स्क्वायर करेंगे हाफ हो जाएगा। सो दिस इज I max अपॉन 2, ये हो गया, ओके। एंड I max क्या होता है, 4I0, सो इसका मतलब कि ये हो गया 2I0। सो बी पॉइंट पर जो इंटेंसिटी है वो 2I0 है। अब बात करते हैं सी पॉइंट पर, ओके। सी पॉइंट पर भी वही चीज़ है कि P से C तक और Q से C तक जो पाथ हैं उनके बीच में ये एडिशनल ये पाथ डिफरेंस है, एंड ये जो पाथ डिफरेंस है ये ऑलरेडी हमने लिख रखा है लैम्डा बाई 4 के बराबर है, ओके। सो उसकी वजह से एडिशनल फेज डिफरेंस कितना क्रिएट होगा, पाई बाई 2 का और क्रिएट होगा, ओके। सो यहाँ पर दोनों वेव्स जब आएंगी तो पाई बाई 2 का एडिशनल फेज डिफरेंस क्रिएट होगा। अब यहाँ से ये डिस्टेंस P से कम है तो यहाँ पर P पहले पहुँचेगा, ओके। सो यहाँ से यहाँ तक P जब चला तो पाई बाई 2 आगे हो गया, ऑलरेडी वो पाई बाई 2 आगे था, तो टोटल फेज डिफरेंस C पर जो होगा वो पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 दैट इज पाई हो जाएगा। सो टोटल फेज डिफरेंस एट C is pi by 2 plus pi by 2 is pi, okay। and then intensity क्या होगी, intensity at C is I max cos square and pi by 2, ये हो जाएगा। cos pi by 2 is 0, so C पर जो intensity है वो 0 है, okay। इस तरह से हमने कैलकुलेट कर लिया। एंड अगर हमें इसको कंपेयर करना है, सो A पर इंटेंसिटी इज टू B पर इंटेंसिटी इज टू C पर जो इंटेंसिटी होगी, सो इसको हम लिख सकते हैं 4I0, 2I0 एंड 0, दैट मीन्स दिस इज 4 इज टू 2 इज टू 0, और इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दैट कैन बी रिटन एज 2 इज टू 1 इज टू 0, okay। So this is the comparison of intensities at A, B and C। अच्छा, इसी क्वेश्चन में एक चीज़ और हम डिस्कस कर सकते हैं
हमें दिया हुआ था कि P पर जो सोर्स है वो Q से π/2 एंगल अहेड है इनिशियली। अगर दोनों सेम फेज में हो तब क्या होगा, तब भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये भी इस तरह का भी क्वेश्चन बन सकता है। सो इफ P एंड Q आर इन सेम फेज इनिशियली, ओके, इन दैट केस अब हमने कैलकुलेट किया कि ए पॉइंट पर जो फेज डिफरेंस होगा वो π/2 होगा, ओके, एंड इनिशियली कोई फेज डिफरेंस नहीं है तो π/2 ही फेज डिफरेंस लेंगे। एंड π/2 फेज डिफरेंस जब होगा तो जो इंटेंसिटी होगी ए पॉइंट पर वो हो जाएगी I max एंड cos स्क्वायर π/2 फेज डिफरेंस है तो ये हो जाएगा π/4, ओके, एंड देन इसकी ये जो वैल्यू आएगी दैट इज I max अपॉन 2, ओके, दिस इज 1/√2, उसके स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। सो I max कितना होगा, I नॉट अगर है तो 4I0 अपॉन 2, सो ये हो जाएगा 2I0, ओके। एंड बी पॉइंट पर जो इंटेंसिटी होगी, अब बी पॉइंट जो है वहाँ पर पाथ डिफरेंस 0 है, सो उसकी वजह से कोई फेज डिफरेंस नहीं क्रिएट होगा, सेम फेज में होंगी। सो वहाँ पर जो इंटेंसिटी होगी बी पॉइंट पर फाई 0 है वो हो जाएगी 4I0। एंड सी पॉइंट पर अगेन जो फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस आएगा, सी पॉइंट पर जो पाथ डिफरेंस आएगा वो फिर से λ/2 आएगा, सॉरी λ/4 आएगा, एंड देन उसकी वजह से जो फेज डिफरेंस आएगा दैट इज़ π/2, एंड देन वहाँ पर जो इंटेंसिटी आएगी वो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है वो 2I0 आएगी, ओके। सो इस तरह से इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। दैट मीन्स कि अगर P एंड Q सेम फेज में हो तो A पर और C पर जो इंटेंसिटीज़ होंगी वो सेम होंगी और B पॉइंट पर जो इंटेंसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी, ओके। सो ये उसमें एक वेरिएशन हो सकता है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाइट कोहेरेंट लाइट, उसमें जो वेवलेंथ की रेंज है वो दे रखा है फ्रॉम 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, ओके। सो ये वाइट लाइट है, उसमें ये इस रेंज की जो वेवलेंथ्स हैं वो सब प्रेजेंट हैं। सो वाइट कोहेरेंट लाइट is sent through the slits of a Young's double slit experiment। तो यहाँ से एक प्राइमरी स्लिट है, उससे वाइट लाइट पास हो रही है एंड देन वो सिमेट्रिकली दोनों स्लिट्स से पास हो रही हैं, इस तरह से दिया हुआ है। So white light is sent through the slits of a Young's double slit experiment. The separation between the slits is 0.5। तो यहाँ पर जो स्मॉल d है उसकी वैल्यू हमें दे रखा है 0.5 millimeter, okay, and the screen is 50 centimeter away from the slits। so capital D की जो वैल्यू है वो दे रखा है 50 centimeter, okay? so this is 50 centimeter away from the slits। now अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, there is a hole in the screen at a point 1 millimeter from the center, okay? so जो सेंट्रल ब्राइट है उससे 1 मिलीमीटर की डिस्टेंस पर एक होल है, ओके। एंड देन क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं विच वेवलेंथ्स विल बी एब्सेंट इन द लाइट कमिंग फ्रॉम द होल। इस होल से जो लाइट इस तरफ बाहर निकल रही होगी उस लाइट में कौन कौन सी वेवलेंथ्स होंगी जो मिसिंग होंगी, ओके। सो यहाँ पर कौन कौन सी वेवलेंथ मिसिंग होंगी जो डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी वो मिसिंग होंगी, वो लाइट यहाँ से पास नहीं होगी, वो डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रही है। सो वही हमें कैलकुलेट करना है कि इस रेंज में कौन कौन सी वेवलेंथ्स होंगी जो यहाँ से लाइट बाहर आएगी उसमें नहीं प्रेजेंट होंगी, ओके। दैट मीन्स कि मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये P पॉइंट है कोई और ये जो डिस्टेंस है ये Y है, तो या फिर उस P पॉइंट को क्या होना है, इस नेसेसरीली इसको डार्क होना है, ओके, इसको एक डार्क फ्रिंज होना है, यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना है, ओके। सो उसकी हम कंडीशन लगा सकते हैं फॉर P टू बी डार्क। अब P पॉइंट को डार्क अगर होना है तो वहाँ पर जो पाथ डिफरेंस होना चाहिए
अच्छा, पाथ डिफरेंस नहीं, हम उस दूसरी तरह से भी कर सकते हैं कि ये जो पोजीशन होनी चाहिए वो एक डार्क की पोजीशन होनी चाहिए। ओके, सो से जो ओपी डिस्टेंस है वो y है, तो अगर p को डार्क होना है दैट मीन्स कि उसकी जो पोजीशन है y से वो हम इस तरह से लिख सकते हैं 2n-1/2 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, इस तरह से लिखा जा सकता है। ओके, अब यहाँ से हमें लैम्डा कैलकुलेट करना है। सो लैम्डा की वैल्यू अगर हम लिखें सो क्या हो जाएगा, ये lambda will be equal to 2y small d upon 2n minus 1 into capital D, ये हो जाएगा। ओके, अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये जो वैल्यूज़ दे रखी है वो हम लिख लेते हैं। 2 इंटू वाई की वैल्यू जो है वो 1 मिलीमीटर है, दैट इज़ 10⁻³ एंड d की जो वैल्यू है वो 0.5 मिलीमीटर है, सो 0.5 इंटू 10⁻³ ये हो गया, डिवाइडेड बाय 2n-1, इसको अभी हम बाद में देखेंगे। और कैपिटल D जो है वो 0.5 मीटर है, दिस इज 0.5 मीटर। सो यहाँ से ये कैंसिल हो गया एंड देन ये हुआ -6 एंड ये 2 है, सो 2 इंटू 10⁻⁻6। हमें जो वेवलेंथ दे रखी है हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो लैम्डा हमें आएगा। सो वेवलेंथ जो दे रखी है वो नैनोमीटर में दे रखी है। सो इसको अगर हम नैनोमीटर में बनाएं, अभी ये मीटर में है, इसको हम नैनोमीटर में बनाएंगे सो 10⁻3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो -6 और +3 जो होगा, सॉरी दिस इज मीटर, +9 से मल्टीप्लाई करेंगे। देयर इज 10⁻9 नैनोमीटर इन 1 मीटर। ओके, सो 10⁻+9 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 10⁻3 बचेगा। दैट मीन्स कि ये हो जाएगा 2000 डिवाइडेड बाई 2n-1। ओके, सो हमने वेव लेंथ की जो वैल्यू हो सकती है वो कैलकुलेट किया है 2000 अपॉन 2n-1। अगर उस p पॉइंट को डार्क होना है सो लैम्डा की इस तरह से वैल्यू आ रही है। अब चूंकि वो डार्क है इसलिए n को हम 1 से स्टार्ट करेंगे। सो n की वैल्यू अगर 1 है तो लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी देख लेते हैं। फॉर n इज इक्वल टू 1, लैम्डा इज इक्वल टू, वहाँ पर अगर हम 1 पुट करें तो ये आ जाएगा, ये जो वैल्यू है ये नैनोमीटर में है। सो दिस कम्स आउट टू बी 2000 नैनोमीटर एंड फॉर n इज इक्वल टू 2, लैम्डा की जो वैल्यू आएगी दैट इज 2000 डिवाइडेड बाई 3 आएगी। ओके, सो 2000 डिवाइडेड बाई 3 is approximately 667 nanometer. Okay, and for n is equal to 3, the value will come out to be 2 into 3 6 minus 1, that is 2000. 2 into 3 6 minus 1 is 5. So 2000 divided by 5 is 400. So 400 नैनोमीटर। और एक और वैल्यू ले लेते हैं, n is equal to 4 ले लें अगर हम, so 2 into 4 minus 1 is 7, so 2000 divided by 7 is approximately 285 point something नैनोमीटर। okay? so अगर p पॉइंट को हमने लैम्डा की वैल्यू नहीं रखी है एंड देन कंडीशन लगाई है कि p को नेसेसरीली डार्क होना है, तो वेव लेंथ की ये सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं। अब जो हम वाइट लाइट यूज़ कर रहे हैं उसकी रेंज 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में है, तो ये वाली वेवलेंथ हमारे एक्सपेरिमेंट में ही नहीं है और ये वेवलेंथ भी एक्सपेरिमेंट में नहीं है। सो जो लाइट हम यूज़ कर रहे हैं उसमें ये दोनों वेवलेंथ्स हैं। इसका मतलब कि ये दोनों वेवलेंथ जो होंगी वो p पर डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी और p पर जो होल है उससे जब लाइट बाहर आएगी सो उसमें ये दोनों वेवलेंथ्स क्या होंगी, वो मिसिंग होंगी बिकॉज वो डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रही हैं। ओके, सो ये हमारा आंसर हो गया कि 667 नैनोमीटर and 400 nanometer. These wavelengths will be missing from the light coming out of this hole. Now इसी क्वेश्चन को हम इस तरह से कर सकते हैं कि उस होल से जो लाइट बाहर आ रही है उसमें मैक्सिमम इंटेंसिटी किस वेवलेंथ की होगी। ओके, सो अगर मैक्सिमम इंटेंसिटी की बात है तो P को नेसेसरीली क्या होना है, ब्राइट होना है। सो फॉर P टू बी ब्राइट, उसकी जो पोजीशन है y, उसको हम क्या लिख सकते हैं, n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, इस तरह से लिख सकते हैं। एंड यहाँ से लैम्डा की जो वैल्यू हो जाएगी दैट इज y इंटू डी अपॉन
n into capital D. Now y is 1 millimeter or 10 raised to the power minus 3. Small d is 0.5 divided by n into capital D is 0.5. स्मॉल d जो है वो 0.5 मिलीमीटर है, सो -3 ये भी हो गया. ओके, सो ये कैंसिल हो गया एंड ये -3 -6 हो गया. नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो +3 हो जाएगा, दैट मीन्स 1000 अपॉन n. So this is 1000 upon n, lambda की वैल्यू. Now for n is equal to 1, lambda is 1000 nanometer, which is not in the range of white light. For n is equal to 2, lambda is 500 nanometer, which is present in the range. And for n is equal to 3, lambda is 333.3 nanometer. Okay, so जो p, अगर p को नेसेसरीली ब्राइट होना है तो उसमें सिर्फ एक ये वेवलेंथ है वाइट लाइट की जो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेगी. ये दोनों वेवलेंथ्स जो हैं वो रेंज से बाहर हैं. सो अगर इन मैक्सिमम इंटेंसिटी कौन सी लाइट होगी जिसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी उस होल से बाहर आएगी, सो उसका आंसर ये हो जाएगा 500 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ होगी, इट विल उसकी जो इंटेंसिटी होगी दैट विल बी मैक्सिमम इन द लाइट कमिंग आउट ऑफ द होल. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है Young's double slit experiment is performed in a liquid. Okay, so liquid में YDSE perform कर रहे हैं. Okay, in liquid YDSE. Then the 10th bright fringe in liquid lies where 6th dark fringe lies in vacuum. So screen पर 10th ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन लिक्विड में उतनी ही है जितनी 6th डार्क की है वैक्यूम में. ओके, सो इसका मतलब कि y10 ऑफ ब्राइट इन लिक्विड इज सेम एज 6th डार्क या 6th डार्क इन वैक्यूम. सो वैक्यूम में 6th डार्क की पोजीशन और लिक्विड में 10th ब्राइट की पोजीशन ये सेम है. देन हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड, अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू क्या आएगी. ओके, सो अब ये बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन है, यहाँ से अब ये सिंपल है, हम वैल्यूज रख दें. 10th ब्राइट की लिक्विड में पोजीशन क्या होगी. ओके, सो 10th ब्राइट है, दिस इज 10 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन लिक्विड में जो वेवलेंथ होगी दैट इज लैम्डा डिवाइडेड बाय म्यू, ये होगी. सो 10 लैम्डा डिवाइडेड बाय म्यू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ये हो गई वैल्यू. एंड देन वैक्यूम में जो 6th डार्क होगा दैट इज 2 into 6 minus 1 अपॉन 2 एंड लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ये हो गया. अब ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यहाँ से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. ये सारी वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी एंड दिस इज 2 into 6 12 minus 1 upon 2 is 11 upon 2 is equal to 10 by mu. So mu की जो वैल्यू आ रही है that is 20 upon 11. Okay. So 20 upon 11 or this will come out to be I think 1.8. So the refractive index of light is the refractive index of liquid is 1.8 अगर इस तरह की कंडीशन है. So this was relatively easy. Okay, our next question is in Young's double slit experiment, the y coordinate of central maxima and 10th maxima are 2 centimeter and 5 centimeter. So YDSE हमारा दिया हुआ है इस तरह से, और जो सेंट्रल मैक्सिमम है, अब ये y एक्सिस है, इस पर ओरिजिन कहीं नीचे लिया जा सकता है. सो उस कंडीशन में जो सेंट्रल मैक्सिमम है उसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 2 सेंटीमीटर. ओके, ये ओरिजिन ना हो कि ओरिजिन से कुछ ऊपर है, दिस इज 2 सेंटीमीटर. एंड 10th मैक्सिमा जो है उसकी पोजीशन दे रखा है. ओके, सो 10th ब्राइट उसकी जो पोजीशन है, उसका जो y कोऑर्डिनेट है, नॉट पोजीशन, पोजीशन का मतलब कि वो सेंट्रल ब्राइट से कितनी डिस्टेंस पर है, और इस क्वेश्चन में हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं. तो ये जो स्क्रीन है वो y एक्सिस इस तरह से है, ये y एक्सिस अपवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ पे कहीं ओरिजिन है और से दिस इज y इज इक्वल टू 0 और ओरिजिन, एंड देन ये जो डिस्टेंस है ये 2 सेंटीमीटर है
और यहाँ से जो 10th ब्राइट की डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर है। ओके, ये दे रखा है। इसका मतलब कि ये जो डिस्टेंस है वो 3 सेंटीमीटर है। सेंट्रल ब्राइट से 10th ब्राइट की जो पोजीशन है वो 3 सेंटीमीटर है, ऐसा दे रखा। देन हमसे क्या पूछ रहे हैं, when the YDAC apparatus is immersed in a liquid of refractive index 1.5। अब इस पूरे सेटअप को हम इस एक लिक्विड के अंदर ले जा रहे हैं और उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 1.5 है। the corresponding y coordinates will be। अब यहाँ पर जो डिस्कस किया है सेंट्रल ब्राइट और 10th ब्राइट, उसकी नई पोजीशंस क्या होंगी लिक्विड में, ये हमें कैलकुलेट करना है। ओके, अब यहाँ पर हमें मालूम है इसमें कि जो सेंट्रल ब्राइट होता है उसकी पोजीशन मीडियम चेंज करने पर चेंज नहीं होती है। जो सेंट्रल ब्राइट होगा वो अभी भी अगर पूरा सेटअप किसी यूनिफॉर्म ऑप्टिकल मीडियम में है, यूनिफॉर्म ऑप्टिकल डेंसिटी के मीडियम में है, तो S1 S2 का जो मिड पॉइंट है उसके ठीक सामने सेंट्रल ब्राइट होगा। ओके, सो सेंट्रल ब्राइट की पोजीशन नहीं चेंज होगी लिक्विड में भी। सो द सेंट्रल ब्राइट विल रिमेन एट द सेम लोकेशन। ओके, लेकिन बाकी जो फ्रिंजेस होंगी उनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, बिकॉज जो पोजीशन हम लिखते हैं ब्राइट की जो पोजीशन है वो n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, वेवलेंथ चेंज हो जाएगी मीडियम चेंज करने पर। सो पोजीशंस भी होंगी, पोजीशंस भी जो होंगी वो चेंज हो जाएंगी। अच्छा, अगर एयर में हम बात करें, एयर या वैक्यूम, तो उसमें ये जो पोजीशन है, अब ये पोजीशन का फॉर्मूला, ये आपको ध्यान रखना है, ये पोजीशन का फॉर्मूला, यहाँ पर जो y है वो सेंट्रल ब्राइट से पोजीशन निकाली जाती है। तो सेंट्रल ब्राइट से जो पोजीशन है एयर में वो हमें मालूम है कितनी है, 3 सेंटीमीटर। सो दिस इज 3 एंड कौन सा ब्राइट है, 10th ब्राइट है, लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, ये हो गया। एंड देन फिर हम लिक्विड में बात करें, सो लिक्विड में सेंट्रल ब्राइट से पोजीशन क्या होगी ये हमें पता करना है। सो सेंट्रल ब्राइट से पोजीशन से मान लेते हैं कोई पोजीशन है से y डैश, ओके, एंड स्टिल ये 10th ब्राइट है, लेकिन जो लैम्डा होगा वो लैम्डा अपॉन म्यू हो जाएगा। बाकी जो कैपिटल D और स्मॉल d है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ओके, अब यहाँ से लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, इस पूरे की जो वैल्यू है दैट इज 3/10। सो यहाँ पर लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, इसकी जगह हम लिख सकते हैं 10 अपॉन म्यू, एंड इस पूरे की जगह हम लिख सकते हैं 3 अपॉन 10। सो ये 10 कैंसिल हो गया, सो दिस इज 3 अपॉन म्यू। ओके, एंड म्यू की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है, सो 3 अपॉन 1.5 इज एक्चुअली 2। ओके, सो नई पोजीशन जो होगी, द न्यू पोजीशन ऑफ द 10th ब्राइट फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम इज 2, और जो सेंट्रल ब्राइट है वो अभी भी 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है ओरिजिन से, उसकी पोजीशन नहीं चेंज हुई है। अब ये जो 10th ब्राइट था उसकी पोजीशन यहाँ पर हो गई 2 सेंटीमीटर, और ये 2 सेंटीमीटर ओरिजिन से है, तो ओरिजिन से 10th ब्राइट की जो पोजीशन हो जाएगी या उसका जो कोऑर्डिनेट होगा लिक्विड में वो हो जाएगा 2 प्लस द न्यू पोजीशन दैट इज 2। ओके, सो न्यू कोऑर्डिनेट of 10th bright in liquid will be 2 plus 2। ये सेंट्रल ब्राइट की पोजीशन है, कोऑर्डिनेट है, वो चेंज नहीं हुआ है, और नई पोजीशन 10th ब्राइट के सेंट्रल ब्राइट के रिस्पेक्ट में 2 आई है। सो द फाइनल कोऑर्डिनेट और द फाइनल आंसर इज 4 सेंटीमीटर। ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडे, एंड अभी इसमें और हमें क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं, एंड होपफुली ये जो सेगमेंट है स्पेशली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो सेगमेंट है ये आपके लिए हेल्पफुल होगा आपके जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, एंड नेक्स्ट टाइम भी हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। अभी और भी देखते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया था लैटरल डिस्प्लेसमेंट या नंबर ऑफ लैटरल डिस्प्लेसमेंट जब आता है, जो फ्रिंजेस शिफ्ट होती हैं, सो उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होंगे, और ग्राफ पर भी बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। उस तरह के क्वेश्चंस भी हमसे पूछे जाते हैं, जेईई में और नीट में, दोनों में ही आए हुए हैं उस तरह के क्वेश्चंस। ओके देन, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी।